चलो स्टार्ट करें ना। तो लास्ट क्लास में क्या कहते हैं, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। और अनबैलेंस में दो चीज़ें हमने देख ली थी। एक हमने पूछा था कि करंट किधर से किधर चलेगी, है कि नहीं। तो जिधर रेजिस्टेंस का रेशियो कम होता है वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ चलती है। पहला वेराइटी। दूसरी वैरायटी, करंट जान गए थे किधर से किधर चलती है, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कितना करंट चलेगी। समझ आ रहे? तो कितना भी हो गया। अब तीसरी वैरायटी जो बनती है वो ये बनती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज़? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के बारे में। तो वो तीसरी वैरायटी देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक। उस क्वेश्चन को मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आप भी साथ में बनाते जाइए। 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम। इधर से जो करंट आ रही है मान लेते हैं 6 एम्पियर की आ रही है। ठीक। और इधर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर ना। तो ये अनबैलेंस का केस है। तो अनबैलेंस का केस है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पोटेंशियल ए पे, और यहाँ पे पॉइंट को मान लो क्या, बी। ए और बी पे पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा ना। अगर अलग अलग होगा तो आपसे पूछ सकता है आप ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। समझ आ रही ना बात? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 एम्पियर। तो इधर से करंट निकाल लूंगा I1, और इधर मान लेते हैं करंट कितना जा रही है, I2। सबसे पहला मेरा काम है I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेना। तो I1 निकालने का तरीका क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली चीज इसमें जो देखना है, ये वोल्ट मीटर है। और मैंने आपको बता दिया है कि वोल्ट मीटर जो होता है इसका अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो इससे करंट चलेगी, तो मतलब ये सर्किट का पार्ट नहीं है। इसको निकाल करके अलग रख दीजिए अभी फिलहाल। अगर आप इसको निकाल करके यहां से अलग रख देते हैं तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो कितना आ जाएगा 6, और ये किस में है, सीरीज में। ये कितना आ जाएगा 3। समझ आ रही ना बात? अब आप I1 बड़े आराम से निकाल सकते हो। I1 निकालने का तरीका करंट डिवीजन रूल से क्या होता है, ये वाला रेजिस्टेंस लीजिए जिससे करंट बह रही है उसको छोड़ दीजिए, कितना 3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना 9, और टोटल करंट जो आ रही है वो कितना आ रही है 6 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। I1 आ गई। ऐसे I2 निकाल लो। I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ये वाली करंट निकालना है, ये वाला रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 9, और टोटल बहने वाली करंट कितना है 6 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो I1 कितना हो गई 2 एम्पियर, और I2 कितना हो गई 4 एम्पियर। यहां तक हो गया ये दो बातें। अब I1 I2 निकलने के बाद एक चीज हमें करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में ना। अब देखना ध्यान से, इधर करंट, वो जो ओपन लूप वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, केवीएल ओपन लूप वाला, बस उसी का यूज करेंगे। इधर करंट ऐसे बह रही है ना, तो ऐसे बहेगी। तो जिधर करंट बहती है उधर कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, और इधर कैसा होता है, नेगेटिव। और इधर करंट ऐसे बह रही है तो इधर टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव, और इधर कैसा होगा, नेगेटिव ना। अब ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में निकालना है तो वी ए माइनस वी बी लिख लीजिए। लिख लिया। अब कहां से चलना शुरू करोगे, ए से कहां तक जाना है, बी तक जाना। तो ए से बी जाइए, पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, नेगेटिव।
ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा, माइनस। और पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर में किसके बराबर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। फिर उसके बाद यहां से आना है किस पे, बी पे। तो पहले कौन सा पढ़ रहा है, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव पढ़ रहा है, और करंट इंटू रेजिस्टेंस हमें क्या दे देगा, पोटेंशियल दे देगा। तो करंट कितना है 4 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, +4। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 0। कितने का आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा एक चीज आप देखो गजब की, 0 इसलिए आया, ये बैलेंस्ड है। कैसा है, बैलेंस्ड है। अब देखिए अगर इसी चीज को ऐसे मैं कर देता, यहां पे 1 की जगह पे 2 कर देता, और 2 की जगह पे क्या कर देता, 1 कर देता। अब देखिए बैलेंस है, नहीं है ना। अगर बैलेंस नहीं है तो सब कुछ वही रहेगा पिछला वाला, ये वाली चीज बदल जाएगी ना, ये वाली चीज बदल गई है, ये वाली चीज कितना हो जाएगी बताइएगा थोड़ा सा। यहां पे पॉजिटिव पहले है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा +4। बस आ तो गया, समझ आ रही ना। तो अनबैलेंस में पोटेंशियल अगर दो पॉइंट्स के बीच में निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल लो। सबसे पहले आप क्या पता करोगे, करंट। और करंट निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, CDL आपके पास है, VDL भी आपके पास है, जो भी है जुगाड़ करके करंट हम निकाल लेंगे। करंट निकालने के बाद ओपन सर्किट वाला जो हमने सीखा है तरीका, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। कर लीजिए इसको। अब इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट अगर इनफाइनाइट लैडर का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो चीज हम सीखते हैं, ठीक है। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास इस तरह से रेजिस्टेंस लगे हो, ऐसे इनफाइनाइट लगे हो, ठीक है। और ये R1 आपका है, ये R2 है, और ये R3 है। यहाँ पे टर्मिनल A है और यहाँ पे टर्मिनल B है, ठीक है। तो R1 R2 R3 इस तरह से लगे हुए हैं, इनफाइनाइट लगे हुए ना। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैंने आपको बताया था इसके दो तरीके होते हैं, एक तो शॉर्टकट है और दूसरा तरीका क्या होता है कि मैथमेटिकल अप्रोच से इसको सॉल्व करना, उसमें बाइनोमियल बनती है, फिर बाइनोमियल को सॉल्व करना होगा, तो टाइम आपका ज़्यादा चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम शॉर्टकट मेथड से चले जाएं। कैपेसिटर में भी फार्मूला बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ, सिंपल है यार, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना ध्यान से, R1 प्लस R3 डिवाइड बाई 2, R1 प्लस R3 डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ये R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है। देखिए 3 4 बार लिखेंगे आपको आ जाएगा। R1 R3 जो यहाँ पे है ना, वही सेम चीज यहाँ पे 4R2 के नीचे कॉपी होगी, समझ आ रही है ना बस। और R1 प्लस R3 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। इसको बोलने से कोई मतलब नहीं है, 3 4 बार लिखोगे आपको आ जाएगा। तो इससे फायदा एक होगा कि आप बाइनोमियल से बच जाएंगे, और बाइनोमियल से बच जाएंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फार्मूले को।
हो गया। चलिए अगली चीज, यहां पर अगर मैं मान लेता हूं R1 जो है 1 ओम के बराबर है, R2 भी 1 ओम के बराबर है, R3 भी 1 ओम के बराबर। ये R3 है ना, R1 R2 R3, R3 भी कितने के बराबर है? 1 ओम के बराबर। तो आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए इस फार्मूले से। और एक चीज मैं भूल जाऊंगा, अभी बता दे रहा हूं आप सभी को, मतलब 30 तारीख को दावत है, ठीक है? आ, किस चीज का है? कार्ड इसलिए नहीं ग्रुप पे भेज रहा हूँ क्योंकि सुबह हो सकता है अगली क्लास में मुझे नाम लिखा मिले और सारी चीजें, ठीक है? तो कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का, है कि नहीं? एक तो वैसे ही मजाक उड़ रहा है और ज्यादा हो जाएगा। तो कार्ड इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं तो सामने ही हूँ आपके। तो बारात में तो नहीं जुगाड़ है क्योंकि सुन्नती है है कि नहीं? वलीमे में है, अगर कोई पहुंच सकता है जितने लोग पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 तारीख को, ठीक है? हैं? जो लोग आएंगे हमको मैसेज करेंगे, हम लोकेशन भेज देंगे, ठीक है? हाँ, कोई इतना ना कर ले कि शादी बता के कहीं और निकल गया बिल बता तो रहे, जिसको आना होगा हमें मैसेज करेगा, हम लोकेशन भेज देंगे, ठीक है? हाँ, जाने के लिए इतना जुगाड़ हम बता रहे हैं, जो लखनऊ से जाना चाहेंगे उनके लिए बहुत सिंपल है, यहाँ से बस जाती है, ठीक है? क्या कहते हैं, परिवर्तन चौक से, और एकदम आसानी से आप पहुंच सकते हैं, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ 4 घंटे 4.5 घंटे में, ठीक है? 1+√3, हाँ। क्या हुआ? यहाँ पे नहीं होगी, रीजन है उसके पीछे, जो मोहब्बत करता है वो पहुंच जाएगा, है कि नहीं? और जो नहीं पहुंचेगा वो, उसको मैं यही मान के चल रहा हूँ कि वो गैर ही है है कि नहीं? अब गैरों को दावत नहीं दी जाती। चलो यहाँ तक क्लियर है। देखो, हमारी जिंदगी में जब हमें जरूरत पड़ी या कहीं पहुंचना जरूरी था तो हम पहुंच गए, ठीक है? तो यहाँ पे इस दिन के लिए पार्टी नहीं होगी, बाकी अलग बात है कि? चलो खैर, अभी अभी इस पे कंसंट्रेट करो, नहीं तो उधर 15 मिनट बढ़ जाएगा। R1 कितना है? 1। और R3 कितना है? 1। तो 1+1 कितना हो जाएगा? 2। और 2/2 कितना हो जाएगा? 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे R2 की भी वैल्यू कितने के बराबर है? 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 4। और नीचे 1+1 कितना हो जाएगा? 2। 4/2 कितना हो जाएगा? 2। और 2+1 कितना हो जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा आंसर? √3+1। और जैसा कि मैंने बताया, कभी कभी ये ऑप्शन ना दे करके एक काम और करता है, अगर इसी चीज को √3+1 को क्या कहते हैं, √3-1 से मल्टीप्लाई, और √3-1 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो अगर डिवाइड कर देते हैं, अभी तो कुछ बदला नहीं है, अगर कुछ नहीं बदला है तो अब आप देखिएगा, √3 ना, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, A+B A-B बन रहा है ना, तो A+B A-B बन रहा है, तो फार्मूला क्या होगा? A² - B²। A² करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। और B² मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई √3-1, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3-1। बस आंसर हो जाएगा। ये हो गया ना क्वेश्चन? नेक्स्ट करें?
चलिए लैडर का नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसका आर इक्विवेलेंट बताना है आपको, ठीक है। इनफाइनाइट लैडर है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। अच्छा, इस बार R3 की वैल्यू क्या है, R3 कितने के बराबर, 0 के बराबर। R3 0 के बराबर है, सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा ये, R1 कितना है 1 और R3 कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा रूट 1 प्लस R2 कितने के बराबर है 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और R1 और R3 का सम कितने के बराबर है 1 ना, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, नहीं समझ आया। R2 की वैल्यू कितना है, R2 की वैल्यू 2 है ना, ये R1 है और ये कौन है R2 है ना। R2 की वैल्यू 2 है तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और ये कितना है 1 प्लस R3 कितना है 0, तो ये 1 ही रह जाएगा, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 और 9 का रूट कितना होगा 3 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2। बस आर इक्विवेलेंट आ गया ना। कैपेसिटर में क्या होता है, जो R1 है उसकी जगह पे 1 डिवाइड बाई C1 आता है, जो R3 है उसकी जगह पे 1 डिवाइड बाई C3 आता है, समझ आ रही ना, और जो R2 है उसकी जगह पे 1 डिवाइड बाई C2 आता है, बस इतना सा फर्क है। यहां तक क्लियर है ना। अगला देखिएगा, अगर मैं एक काम करूं, लिख चुके कि नहीं, क्या हुआ, हो गया कि नहीं, हो गया। एक काम और कर सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे 2 ओम और फिर यहाँ पे 1 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। ये इनफाइनाइट लैडर है ना। अब इसमें एक दिक्कत है, R1 और R3 दोनों नहीं है, R1 R3 दोनों नहीं है। अगर R1 R3 दोनों नहीं होगा तो पिछले वाले क्वेश्चन को पलट करके देखिए, R1 R3 दोनों नहीं अगर होता, ये दोनों नहीं होगा, तो ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हालांकि 0 नहीं आएगा। अगर कोई लैडर है और उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टर लगा हुआ है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टर लगा हुआ है तो R इक्विवेलेंट 0 तो नहीं हो सकता ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसके आगे वाला पोर्शन देखोगे, यहां से इसके आगे वाला ध्यान से देखना, इसके आगे वाला पोर्शन, ये पिछला क्वेश्चन है कि नहीं है, कॉपी उठाइए देखिए मैच कराइए, यही है ना इसके आगे वाला। तो इसके आगे वाला अगर ये पिछला क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना आया था, कितना आया था, इसके आगे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो कितना आया था 2 आया था। तो ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर आएगा 2 ओम के बराबर। अच्छा, ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ किस में है, पैरेलल में, तो 2 का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा पैरेलल में 1 आएगा, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, इतने का आंसर कितना है 2 ओम। अगर 2 और 2
दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो दोनों में से एक रेजिस्टेंस लीजिए, डिवाइड बाय नंबर कितना 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और एक कैलकुलेशन और होती है जिसमें क्यूब के ऊपर होता है क्वेश्चन। किसके ऊपर होता है, क्यूब के ऊपर, और क्यूब में रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। उसका सीधा आंसर मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, बस अगर एग्जाम में आता है टिक कर दीजिएगा। वही 3 वैरायटी फिक्स है, 3 में से अगर पूछेगा तो कोई एक पूछेगा। समझ आ रही ना बात? तो मैं पिक्चर बना देता हूँ और उसके आर इक्विवेलेंट का। ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसकी हर साइड पे रजिस्टर लगा हुआ है R ओम का। ना ये देखो, इसमें 3 वैरायटी बनती है, ध्यान से सुनना। पहली वैरायटी इस फेस के अबाउट ना, ए और बी ना, इसको क्या बोलते हैं, फेस के अबाउट। किसके अबाउट, फेस के अबाउट। समझ आ रही ना बात? दूसरी वैरायटी जो बनती है, एक मिनट ध्यान से सुनिए, दूसरी वैरायटी जो बनती है फेस के अलावा, ये वाला क्या कहलाएगा, फेस नहीं, फेस बोलना उतना सही नहीं होगा। ये पहली वैरायटी जो होती है वो एज के अबाउट होती है, एज मतलब साइड के अबाउट। और दूसरी जो वैरायटी होती है, अच्छा ये बताओ, अगर ये ए और बी आपका हो तो इसके अबाउट आर इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो ये कौन सा पॉइंट है बताइए, इसको नाम क्या दिया जा सकता है, फेस डायगोनल। ये एक फेस है ना क्यूब का, क्या है, क्यूब का एक फेस है, और उसका ये वाली लाइन क्या कहलाएगी बताइए, क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी ना। तो ये क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल। तो दूसरा क्या होता है, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। और तीसरा जानते हैं किसके अबाउट निकलेगा, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ज्वाइन करो, ये वाली लाइन, इसको क्या बोलोगे आप, ये कौन सा डायगोनल है? इसको बोलते हैं बॉडी का डायगोनल, मतलब पूरे क्यूब का ये क्या है, डायगोनल। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। नहीं समझ आया? जैसे ये देखिए कमरा है ना, ये कमरा है, ये आपके लिए मैं समझा रहा हूं, ये कमरा है, तो इसको इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच, समझ आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एज। चाहे इस कॉर्नर चाहे इस कॉर्नर के बीच, ये भी एज ही कहलाएगा, चाहे इस कॉर्नर चाहे इस कॉर्नर। क्यूब है और सबका रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है, तो सब सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं कितने के बराबर, आर आर के बराबर। तो किसी भी साइड के अबाउट निकालोगे तो उसे क्या बोलेंगे, एच के अबाउट ना। अच्छा दूसरा कौन सा है, फेस डायगोनल, मतलब इस, अच्छा ये एक फेस है ना क्यूब का, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच, ये क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल। और इस कॉर्नर से वो सामने वाला कॉर्नर, ये क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। तो 3 ही क्वेश्चन होते हैं, समझ आ रही ना बात? और तीनों क्वेश्चन आपको मतलब याद रहने चाहिए, एच के अबाउट, फेस डायगोनल के अबाउट, और किसके अबाउट, बॉडी डायगोनल के अबाउट। अब इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, जब एच के अबाउट निकालोगे आर इक्विवेलेंट, तो इसमें डिवाइड में क्या आएगा 12, और इसमें भी आएगा कितना 12, और इसमें भी आएगा कितना 12 ना, कितना आएगा 12 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना, यहां पे 5 आर लिख देना, और यहां पे 7 वो सॉरी यहां पे 7 आर लिख देना, और यहां पे 9 आर लिख देना, और यहां पे क्या लिख देना 10 आर, बस आंसर हो जाएगा।
समझ आ रही ना बात? ये किसके अबाउट हो जाएगा? एच के अबाउट। और ये किसके अबाउट हो जाएगा? फेस डायगोनल। और ये किसके अबाउट हो जाएगा? बॉडी डायगोनल। सबका डिनोमिनेटर कैसा होगा? सेम। न्यूमरेटर कैसे लिखोगे? 7 9 10। समझ आ रही ना बात? बस यही 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीनों जो लोग पिक्चर से समझ सकते हैं, ये ए बी एज के अबाउट, और ये वाला क्या कहलाएगा? ए बी फेस के अबाउट, और ये वाला ए बी क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल है। चेक करना पड़ेगा। समझ आ रही? वैसे होना तो चाहिए, ठीक है। हाँ, उससे नहीं पूछ सकता कैपेसिटर का, मुश्किल है। समझ आ रही ना वो? क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ना, सीधा जुगाड़ से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं? मुझे जहां तक लगता है, जहां पे आर है ना, वहां पे 1/c होगा। समझ आ रही ना बात? तो एक बार चेक कर लेना बस, आ जाएगा। एक अभी चेक करना पड़ेगा, मतलब ऐसे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जहां पे आर होता है वहां पे क्या होता है? उल्टा होता है। समझ आ रही ना बात? बाकी मुझे लगता है सेम रहेगा। ठीक। अब देखो, इसका आंसर जो है ना, एक गलती मत करिएगा, ये 3 से कट सकता है। समझ आ रही ना? ये याद रखने के लिए बताया। और ये 2 से कट सकता है। तो आप यहाँ पे 10r/12 रट के गए हो, और वहां पे लिखा हुआ 5r/6, तो आप कहेंगे पढ़ाई भी नहीं किए यार, है कि नहीं? तो थोड़ा सा देख लेना, कट सकता है ये याद रखने के लिए खाली ऐसे बता। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद जो है ना, हम प्योरली पावर पे क्वेश्चन करेंगे। इस पे करेंगे, पावर पे। और फिर उसके बाद लास्ट में अगर जाते जाते टाइम बचेगा, तो हम कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने की। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। तो चलिए पहले पावर पे क्वेश्चन निपटाते हैं। ठीक, ये तो था आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, पैरेलल सीरीज। जितनी वैरायटी पॉसिबल थी मैंने करा दी। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है करिए, अगर फंसता है तो पूछिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पावर की तरफ। ठीक, और सबसे पहले मैं पावर पढ़ाने से पहले एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि ये कराने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब के सब 2 ओम के हैं ना, 2 ओम ना। आर इक्विवेलेंट पूछा है, तो कुछ लोगों को अगर ये दिक्कत करता है, जानते हो, इस टर्मिनल को पकड़ना और ऐसे उठा करके ऐसे कर देना, व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगी। नहीं समझ पा रहे हो? इस टर्मिनल को उठाना, उठा करके ऐसे कर देना, क्या बन जाएगा? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगी। और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में ये बीच वाला काम नहीं करता है। समझ आए? बीच वाला कौन सा होगा बताइए? ये वाला होगा। जब इसको ऐसे करोगे ना, तो बीच में ये वाला आएगा ना। अच्छा, कुछ लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो क्या? इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल ले जाओगे। ठीक है, ट्राई करिएगा, देखिएगा, मेरे ख्याल से ए वाला आएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए। यहां से मैं ज्यादा हट नहीं सकता, नहीं तो ब्लर करेगा। ठीक, ये होमवर्क के लिए आपके। ठीक है, और एक क्वेश्चन और छोटा सा है, उसको भी मेरे ख्याल से 2 3 और थे, लेकिन टाइप नहीं। हटा दें इसको? लिख रहे हैं क्या? फोटो ले लीजिए, होमवर्क में तो उससे बेहतर करा ही देते।
ये PYQ में से है आपका जो ये पूछा हुआ है, ठीक। हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिए, ये हल्का सा क्वेश्चन है। क्लोज लूप पढ़ाया है ना, क्लोज लूप के लिए इधर से करंट जाएगी नहीं ना, इस वाले रे से, ये तो खाली हो गया। रीजन क्या है, करंट यहां से, अच्छा इन दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है ना, समझ आ रही है ना। अब आपको देखना है क्लोज लूप का जब क्वेश्चन होता है, सबसे पहले ये करंट इधर फेंकेगा और ये करंट इधर फेंकेगा ना, समझ आए, तो नेट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। समझ आए, नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 2 आएगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर है। तो अब कौन सा डोमिनेंट होगा बताइए, ये वाला ना, ये वाला डोमिनेंट होगा, तो इधर से करंट निकलेगी तो भीड़ से क्यों जाएगी, इधर खाली रास्ते से वापस आ जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस काम का नहीं रहेगा। फिर उसके बाद करंट निकालना है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितने के बराबर 2 और आर दोनों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर ले जाओगे ना, ठीक है। चलिए पावर पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना, आंसर तो लगभग करीब पहुंच गए थे, वहीं से तो लौटे हैं आंसर के करीब से। हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पावर पे पहला क्वेश्चन, हालांकि मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए थे जब पावर पढ़ा रहा था। कह रहा है द पावर डिसिपिएटेड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज 30 वाट। कितना है, 30 वाट। इस सर्किट में 30 वाट है। द वैल्यू ऑफ आर इज, इस आर की वैल्यू बताना है। तो एक चीज आप समझिए, देखो क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, 2 वेराइटी है। पहली वेराइटी, ये जो पावर आपको दिया हुआ है ये पूरी सर्किट में पावर लॉस है, किसमें है, और एक होता है एक रेजिस्टेंस के अबाउट पावर लॉस, वो अलग कहानी है। तो पूरी सर्किट में कह रहा है ना, तो पूरी सर्किट मतलब आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। अच्छा, पावर के कितने फार्मूले होते हैं आपके पास, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और वी स्क्वायर बाई आर। पावर के 3 फार्मूले पढ़े हो ना, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर, और क्या पढ़े हो, वी आई। अब देखो इसमें ध्यान से सुनना, पावर पूरी सर्किट का दिया हुआ है ना, तो जब इस फार्मूले को यूज करोगे पावर वाले को, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा, ना कि एक का। नहीं समझ आई, पावर पूरी सर्किट का दिया हुआ, तो पावर की वैल्यू कितना है 30 और वोल्टेज बैटरी का कितना है 10, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो यहां से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अच्छा, वोल्टेज का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 10/3। आर इक्विवेलेंट आ गया आपका। अब आर इक्विवेलेंट जो है वो 2 पैरेलल से बना हुआ है ना, तो पैरेलल का आर इक्विवेलेंट कैसा होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 5r डिवाइड बाई 5 प्लस आर बराबर होगा किसके 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 15r इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 10r। इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 50, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो याद तक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला करें, ठीक है। ये भी पावर के ऊपर है।
देखो, a current of 3 ampere flows through the 2 ohm resistor. करंट कितना? 3 एम्पियर। कितने वाले रजिस्टर से? 2 ओम। तो इस वाले रजिस्टर से 3 एम्पियर करंट जा रही है ना, 2 ओम रजिस्टर से कितना करंट जा रही है? 3 एम्पियर। चलिए मान लिया, shown in the circuit the power dissipated in the 5 ohm resistor is, 5 ओम रजिस्टर में, इस 5 ओम रजिस्टर में आपसे क्या पूछ रहा है? पावर की वैल्यू। अच्छा, पावर की वैल्यू निकालने के लिए या तो आई पता कर लो या तो क्या पता कर लो? पोटेंशियल ड्रॉप ना। समझ आ रही ना बात? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, देखना बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। जो लोग खुद से कर सकते हैं कर सकते हैं। ये दोनों किस में लगे हुए हैं? ये सर्किट और ये सर्किट। अच्छा इसका पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आएगा? 15, 6 आएगा। कितना आएगा? ये 5 1 6 आएगा ना। एक रजिस्टर बन गया। अब देखिए, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर किसमें है? और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना आएगा? 6 बराबर होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां पे करंट नहीं पता है ना, मान लेते हैं कितना है? आई है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6। नहीं समझ आया? करंट इंटू रेजिस्टेंस ऊपर वाली सर्किट में बराबर होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस नीचे वाली सर्किट में, क्योंकि ये दोनों किस में है? आपस में पैरेलल में। बीच वाले से मुझे कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। तो यहां से I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अच्छा 1 एम्पियर आ गया, इससे करंट कितना बह रही है? 1 एम्पियर। पावर किस में पूछा है? 5 ओम में। तो 5 ओम वाले में लगा दो, पावर इज इक्वल टू कितना? I स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू कितना आई? 1। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा। आर की वैल्यू कितना है? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 वाट। बस सही होगी। ठीक है, हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। पावर डिसिपिएटेड अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम पकड़िए, कहाँ पे है? यहाँ पे। कितना है? 2 वाट। ये 8 ओम रजिस्टर में पावर कितना लॉस होती है? 2 वाट ना। कह रहा है दी पावर डिसिपिएटेड इन वाट यूनिट्स अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। इस 3 ओम रजिस्टर में पावर कितना लॉस होगी? पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस एक स्टेप ज्यादा है। पहले पावर से आप करंट निकाल लोगे। इस वाले में करंट निकालने के लिए पावर वाली इक्वेशन का यूज करिए। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। पावर कितना दिया हुआ है? 2। और आर की वैल्यू कितना है बताइए? 8। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। यहां से बहने वाली करंट इस वायर से आई इज इक्वल टू कितना है? 1/2। अब आपको पता है जो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा ना। अच्छा इसको रेजिस्टेंस को एक साथ ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 ओम। अच्छा करंट इंटू रेजिस्टेंस करिए, करंट कितना है? हाफ। और रेजिस्टेंस कितना है? 8। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 8 कितना हो जाएगा? 4 के बराबर ना। इस वाली सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4। और यहां पे कितना होगा? करंट नहीं पता है, मान लेते हैं कितना है? कैपिटल आई। तो आई इंटू कितना हो जाएगा बताइए? आर कितना है? 4। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अब इसके बाद आपसे कहां पूछा है? पावर 3 ओम में ना। तो पावर इज इक्वल टू 3 ओम वाले में लगा दीजिए आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितने के बराबर है? 1। आर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 वाट। कौन सा सही हो जाएगा? बस हो गया। पिछले क्वेश्चन का रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कराएं। ये बहुत हल्का है, इसको तो आप ऐसे ही बता दीजिए। करंट 3 ओम रजिस्टर इज 0.8 एम्पियर।
3 ओम रेजिस्टर से करंट कितना है, इस वाले से करंट कितना है 0.8 एम्पियर ना। अब कह रहा है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर इज, ये 4 ओम रेजिस्टर से पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है ना। 4 ओम रेजिस्टर से पोटेंशियल ड्रॉप तो पता चल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। बस यहां से आने वाली करंट पता चल जाए, और यहां से आने वाली करंट तभी पता चलेगी जब ये वाली पता चल जाएगी। तो ये वाली करंट पता करने के लिए वही पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना आएगा 2.4। ये पोटेंशियल बराबर होगा, यहां पे करंट मान लेते हैं कैपिटल आई है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। कितना हो जाएगा 0.4। तो यहां से करंट कितने के बराबर है 0.4, और ये कितनी है 0.8, दोनों मिल के कितनी हो जाएगी 1.2। तो करंट इज इक्वल टू 1.2 और रेजिस्टेंस कितना 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 जाए 8, 4.8। बस आंसर हो गया। कौन सा सही होगा, डी वाला। क्लियर रहेगा ना। अगला देखो, इसको देखो, इफ पावर डिसिपिएटेड इन 9 ओम रेजिस्टर इन दिस सर्किट शोन इज 36 वाट। ये 9 ओम है और ये वाला 6 ओम है ना, और ये वाला 2। अब मैं नहीं करूंगा, तुम ही करो। कह रहा है इफ द पावर डिसिपिएटेड इन 9 ओम रेजिस्टर, इस वाले में पावर डिसिपिएटेड कितना डिसिपिएट हुआ 36 वाट। कितना 36 वाट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पावर दी हुई है 9 ओम से, यहां से क्या निकालोगे करंट। फिर उसके बाद यहां से करंट निकालने के बाद यहां से भी तो करंट चाहिए होगी, तब जाके आपको मिलेगी टोटल करंट ना। फिर उस करंट को इनटू रेजिस्टेंस कर देना, पोटेंशियल आ जाए। ये पिछला क्वेश्चन करा चुका हूं, सिमिलर कॉपी पेस्ट है। तो इसकी फोटो ले लीजिए, आप कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा, ठीक है। इधर कुछ आया 5 10 15 20 है। अरे बाप रे बाप, खाली 2 ही लोग को आया। कितना आ रहा है 10 ना। हाँ 10 सही है। अब देखो बाकी लोग अब लाएंगे आंसर 10 हो। पिछले क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट है। ये वाली करंट कितना आई है, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली 2 एम्पियर और नीचे वाली 3, 3 2 कितना हो जाएगी 5। अब 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। ये होल सर्किट में पावर डिसिपिएशन पूछा है, इसको भी मैं नहीं कराऊंगा, आप करिएगा, ठीक है। ये होमवर्क है दोनों, ठीक। जितने लोग ज्यादातर फोटो खींच रहे हैं, मेरे ख्याल से जब तक फोटो खींचेंगे तब तक आंसर आ जाएगा इसका। 54। और कोई आंसर 54 ना। हाँ सही है। अब फोटो खींच सकते हैं, इतनी देर में देखो आंसर आ गया कि नहीं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जानते हैं कौन से फार्मूले से जाएंगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट ना। वी तो आपको दिया हुआ है 18 का स्क्वायर, आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये दोनों किस में है पैरेलल में, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, और 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व कर लेना है, इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पावर के ऊपर है।
इसको मैं कराता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। द इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट। कितना करंट? 4 एम्पियर। अब कितने पोटेंशियल पे? 20 वोल्ट पोटेंशियल पे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 kg वाटर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 20 डिग्री, फ्रॉम रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ रहे? हाउ मच टाइम इट टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग अगर टेम्परेचर ना दिया होता तब भी आपको पता होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का होता है, लेकिन शर्त एक होती है, जब प्रेशर कितना हो? 1 एटमॉस्फियर ना। ये बात पता है ना सबको? समझ आ रही ना? अब देखो, एक मिनट ध्यान से सुनिए। पावर जो सप्लाई हो रही है ना, वो किसके फॉर्म में सप्लाई हो रही है? इलेक्ट्रिक के पावर में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पावर। और जो पावर वाटर को मिल रही है, वो पावर जो है वो हीट के फॉर्म में मिल रही है वाटर को ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला आपको याद है? अभी मैंने लिखा था, 3 फार्मूले थे। कौन कौन से थे? V²/R, I² इंटू R। तीसरा कौन सा था? VI। तो यहां पे V और क्या हो जाएगा? I, क्योंकि मुझे पोटेंशियल दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। ये पावर सप्लाई है जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हुई है। अब किसको मिला है पावर? वाटर को टेम्परेचर राइज करने में। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, एनर्जी का थर्मोडायनामिक्स में जो फार्मूला पढ़ेंगे वाटर के लिए या किसी लिक्विड के लिए, क्या होता है? mCp डेल्टा T होता है। m क्या होता है? मास। और Cp क्या होता है? हीट कैपेसिटी। क्या होता है? हीट कैपेसिटी। मतलब ध्यान से सुनना, क्या होता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा फील के लिए मैं बता देता हूं। जैसे ये मटेरियल है, तो इसके अंदर हीट रखने की जो कैपेसिटी है, और एक दूसरा मटेरियल है, उसके अंदर जो हीट रखने की कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। नहीं समझ आ रही है बात? हीट रखने की और कैपेसिटी मतलब जगह। किसी के पास जगह ज्यादा होती है और किसी के पास क्या होती है? जगह हीट रखने की कम होती है। तो ऐसे ही वाटर के पास जो जगह होती है ना, Cp की वैल्यू वो होती है 4200। कितना होती है? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। नहीं समझ आया? अगर 1 kg वाटर लेते हैं और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हैं? 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 kg वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4200 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है और वो वाटर कितना है? 1 kg, तो उसने कितना जूल अपने अंदर हीट को समाया है? 4200 जूल को। समझ आ रही ना बात? इसी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये हो गई हीट कैपेसिटी, और m क्या है? मास। और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अभी ये एनर्जी है, डिवाइड बाई टाइम कर दो तो क्या बन जाता है? पावर। क्या बन जाता है? पावर। तो मुझे पावर लिखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? mCp डेल्टा T डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? T। आपसे क्या पूछा है? कितना टाइम लगेगा ना, तो T की वैल्यू पूछ रहा है, तो T को छोड़ दीजिए। V की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220। और I की वैल्यू कितना है? 4 एम्पियर। इक्वल टू मास कितना है? 1 kg। और वाटर की हीट कैपेसिटी कितना होती है? 4200। और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है बताइए? 20 से कितना? 100। तो कितने का डिफरेंस है? 80 का। तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? T। यहां से T निकाल दोगे, आ जाएगा। ठीक है, लिख चुके हैं ना? अगला देखिएगा। ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं, इफ द वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट ड्रॉप्स बाई
5 volt of its rated value by which the power would decrease ना। ये रेटिंग, आप बल्ब अगर खरीदे होगे तो बल्ब पे ये रेटिंग लिखी होती है कि बल्ब कितने वाट का है और कितने वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट पे आती है, तो हमारे सारे बल्ब पंखे ज़्यादातर किस पे काम करते हैं, 220 वोल्ट पे काम करते हैं। और इसकी रेटिंग कितना है बल्ब की, 100 वाट है। अब कह रहा है इसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कितने का है, 0.5%। तो आप ये बताइए पावर में डिक्रीज कितना होगा अगर पोटेंशियल में ड्रॉप कितने का है, 0.5% का। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, यही होता है। और एक चीज मैंने आपको बताया है कि अगर किसी चीज में चेंज जो है ना मतलब एरर से आप कब सॉल्व कर सकते हो, जब आपका परसेंटेज चेंज जो है ना वो 10% से कम हो। कितने से कम हो, 10% से कम हो, तो आप एरर वाले मेथड से जा सकते हैं। तो आपको किसमें परसेंटेज एरर चाहिए, पावर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइड बाई P इंटू क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, और डेल्टा V डिवाइड बाई V इंटू क्या हो जाएगा 100। यहां तक क्लियर है। अच्छा R भी लिख सकते हो ना, R में भी लिखोगे, लेकिन R में चेंज नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं रेजिस्टेंस की बात। अगर रेजिस्टेंस की बात नहीं दी हुई है तो रेजिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में कोई चेंज हो सकता है नहीं, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसको करने की जरूरत नहीं है। अब वोल्टेज में कितना परसेंट चेंज हुआ, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 0.5%, तो कितना आंसर आ जाएगा 1%। अच्छा पावर और वोल्टेज का रेशियो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वोल्टेज में ड्रॉप हुआ है तो पावर में भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। कितने परसेंट का, 1%। बस आंसर हो जाए। अगर ये 10% से ज्यादा होता है ड्रॉप, तब आपको याद है वो रेजिस्टेंस वाला किया था, L2 स्क्वायर माइनस L1, वैसे जाएंगे फिर, ठीक है। आप बार बार उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करना, वो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है। हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला देखिएगा, ये बहुत लेंदी है, ठीक है। मतलब इसका सलूशन लेंदी नहीं है, खाली क्वेश्चन लेंदी है। 1 मिनट ध्यान से सुनिए, बढ़िया से समझिए। आपने देखा होगा एक चीज, जैसे आपके घरों में हीटर है ना, और 2 अलग अलग हीटर है, ठीक है। आप पहले पानी को एक हीटर से गर्म करिए, अच्छा उसी स्विच में दूसरा हीटर भी लगाओगे, तो एक से मान लेते हैं 10 मिनट में पानी बॉयल करने लगा। कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो उस हीटर से गर्म करने में टाइम कितना लगा, पानी को बॉयल करने में 10 मिनट। उतना ही पानी लीजिए और उसी जगह पे दूसरा हीटर लगाइए, मान लेते हैं पानी को गर्म करने में उसे कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 5 मिनट लगा। तो अगर टाइम की वैल्यू अलग अलग है, एक हीटर से 5 लग रहा है और एक हीटर से 10 लग रहा है, अब इसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास बचता है। आप या तो दोनों हीटर को सीरीज में जोड़ दो, या तो दोनों हीटर को कैसे जोड़ दो, पैरेलल, और फिर पानी को गर्म करो। तो आपसे पूछता है किस में टाइम कम लगेगा, किस में टाइम ज्यादा लगेगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना, किस में टाइम कम लगेगा और किस में टाइम ज्यादा लगेगा। पैरेलल वाले में ज्यादा, आपका सही है, कम लगेगा पैरेलल। अच्छा मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, सबसे पहले लॉजिक देखिएगा। एक रेजिस्टेंस R1 है
और एक रेजिस्टेंस R2 है ना। हीटर मतलब रेजिस्टेंस ना, हीटर मतलब क्या, रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, R1 प्लस ना। अच्छा, इसमें अगर पैरेलल में लगा होगा तब, आपको याद है कुछ मैंने इस पे एक कॉन्सेप्ट बताया था, R इक्विवेलेंट जो होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस, ये तो रही फार्मूले की बात। एक बात और बताई थी, R इक्विवेलेंट जो होगा वो इन दोनों रेजिस्टेंस से कम आएगा, इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या आएगा, कम। तो एक चीज आप समझिए, ध्यान से सुनना, ये एक चीज आप समझिए, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पैरेलल में अगर जोड़ते हो तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, इन दोनों से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एनर्जी का फार्मूला देखिएगा, एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा है I² RT, ये पढ़ा है। अब U इज इक्वल टू आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, V डिवाइड बाई R, तो ये क्या हो जाएगा, V² डिवाइड बाई R² इंटू क्या हो जाएगा, R इंटू क्या हो जाएगा T, एक R से एक R कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, V² इंटू T डिवाइड बाई R। अब एक चीज आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो पोटेंशियल है, अच्छा सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है ना, तो पोटेंशियल कैसा है, करंट कांस्टेंट नहीं थी, इसलिए यहां से नहीं देख सकते, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। करंट किस पे वेरी करती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे करंट क्या हो सकती है। अच्छा ये बताओ, सीरीज में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और पोटेंशियल सेम है तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो करंट की वैल्यू क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो पहले एनर्जी के फॉर्मूले को किस में बदला, पोटेंशियल के फॉर्म में, क्योंकि सेम सोर्स से आप लगा रहे हो ना हीटर को। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइएगा, इन दो केसेस में से इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, अच्छा एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टाइम की वैल्यू, बाप रे, एनर्जी की वैल्यू सेम रखना है, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो टाइम की, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं 10 है और टाइम की वैल्यू मान लेते हैं 20 है, तो कितना आंसर आएगा, 2। इस वाले केस में मान लेते हैं, समझ आए। अच्छा इस वाले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी, मान लेते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो गई, 5, तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम को कितना लेना पड़ेगा, 10, तब जाके एनर्जी क्या रहेगी। क्योंकि हीटर का काम क्या है, चाहे अकेला हीटर हो, चाहे पैरेलल में हो, चाहे सीरीज में हो, सबको गर्म करना है पानी को ही, और एनर्जी क्या देना है, सेम। तो एनर्जी को सेम रखना है। एनर्जी को सेम कब रख सकते हो, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो टाइम को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, कम। तो सीरीज में जोड़ने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा, तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। और आप पैरेलल में जोड़ने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, तो टाइम क्या लगेगा, कम। तो कैसा जोड़ना चाहिए हीटर को, पैरेलल जोड़ना चाहिए ना। अच्छा एक बात और बताइए, टाइम और रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, आर इधर आएगा ना, कैसा है। तो टाइम और रेजिस्टेंस का अगर डायरेक्ट रिलेशन है, तो एक बात मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझिएगा। टाइम और रेजिस्टेंस का अगर डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो जो रेजिस्टेंस का पैरेलल के लिए फार्मूला है वही टाइम के लिए पैरेलल के लिए फार्मूला ना। नहीं समझ में आया, रेजिस्टेंस का पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का, R1 R2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1 प्लस, ये जानते हैं आर इक्विवेलेंट का फार्मूला है जब रेजिस्टर किसमें लगे हों। अच्छा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, देखिए ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, ध्यान से देख, यहां पे देखिएगा, अगर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो टाइम की वैल्यू ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो टाइम की वैल्यू कम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। या तो आर को इधर ले जाके देखो, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। तो जो आर का फार्मूला वही किसका है, टाइम का। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताइए, टाइम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस
T2 ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन था, नीट का है, PYQ है। कह रहा है हम किसी केटल को मतलब पानी भरी हुई है, उसको हम गर्म करते हैं। व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, द वाटर इन द केटल बॉइल्स 10 मिनट। पहले वाले हीटर को जोड़ते हैं तो कितने मिनट में बॉयल हो जाता है पानी? 10 मिनट में। फिर उसके बाद कह रहा है व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड टू वाटर बॉयल, कितना मिनट लगता है दूसरी कॉइल से? 40 मिनट लगता है। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल कॉइल आर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सेम। हीट की वैल्यू क्या है? मैंने बताया ना, चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, काम क्या करना है? बराबर करना है। तो एनर्जी क्या रहेगी? सेम। अब एनर्जी सेम है। इफ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टाइम टेकन फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल विल बी। अगर सेम कॉइल को दोनों को किस में जोड़ दिया जाए? अच्छा, पहले अकेले से गर्म करते हो कितना मिनट लगता है? 10। फिर दूसरे से अकेले गर्म करते हो तो कितना लगता है? 40। फिर अगर दोनों को पैरेलल में जोड़ देते हो तो टाइम कितना लगेगा? तो आप इस फार्मूले से जा सकते हैं सीधा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 50। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 8 मिनट। बस आंसर हो गया। समझ आए? तो पैरेलल में जोड़ने पे टाइम और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर सीरीज में जोड़ते, यही क्वेश्चन सीरीज के लिए होता, तब आर इक्विवेलेंट कितना होता सीरीज के लिए? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2। ऐसे टाइम इक्विवेलेंट क्या हो जाता? T1 प्लस T2। तो कितना टाइम हो जाता? 10 प्लस 40 कितना हो जाता? बहुत ज्यादा टाइम बढ़ जाता। समझ आ रहे ना? तो दो हीटर को पैरेलल में जोड़ करके अगर गर्म करते हो तो उसी सप्लाई से आप जल्दी गर्म कर सकते हो। समझ आ रही ना? इसको कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत लेंदी है ना। समझ आ गया पूरी तरह से कि नहीं? क्लियर रहेगा ना? करंट वाले फॉर्मेट में अगर एनालाइज करोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के साथ क्या होती है? चेंज। पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। जिस पोटेंशियल पे करंट आ रही उसी पोटेंशियल पे आएगी। हो गया? हाँ, वही तो। नेक्स्ट स्लाइड यहां पे लिख लीजिएगा, पैरेलल। पैरेलल में जोड़ दोगे तो टाइम घट के कितना हो जाएगा? 8 मिनट। और सीरीज में जोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। लिख चुके ना? हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बात बताएं। एक ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है? 3 तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। एक पढ़ना है सीरीज ना, सेल्स किस में लगे हों? सीरीज में। और एक पैरेलल और एक मिक्स्ड। ठीक है? मिक्स पढ़ना है। तो जो सीरीज पढ़ाया था ना, वो सिंगल क्लोज लूप वाला कॉन्सेप्ट है। जो सीरीज पढ़ाया वो कौन सा है? क्लोज सिंगल लूप पढ़ाया है ना। क्लोज सिंगल लूप वाला कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। और जो आपने मल्टीपल लूप पढ़ा है वो कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ना। और बचा कौन सा है? मिक्स्ड वाला। ठीक है? लेकिन मैं तीनों पढ़ाऊंगा। फिर से एक बार रिमाइंडर के लिए कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ बातें नहीं सिखाऊंगा। ठीक है? ताकि इस पे क्वेश्चन कोई भी आए तो दिक्कत ना हो। ठीक है? इसीलिए मैंने उसको उस दिन मतलब ताकि एक बार और आपको देखने को मिल जाए।
ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल शुरू करने से पहले, अच्छा इसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को पहली चीज क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या बोलते हैं? तो हम बैटरी पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हमने सेल पढ़ा है। अच्छा एक बात बताइए, वहां पे मैंने ये भी चीज पढ़ाई है, अब मैं सीधा कर दे रहा हूँ। जैसे ये मान लेते हैं एक बैटरी है और यहाँ पे एक रजिस्टर है ना, इसका ईएमएफ ई है और इसका रेजिस्टेंस आर है। इस कॉम्बिनेशन को पूरे क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। अगर इससे करंट इस तरह से जा रही है, इस तरफ बाहर की तरफ ना, और आज से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है? बी है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है ए और बी के बीच में। मान लेते हैं ये करंट आई आ रही है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, इतना हो जाएगा। अच्छा किधर से किधर जा रहे हो आप? ए से बी जा रहे हो, तो ए से बी जाते वक्त पहला टर्मिनल कौन सा पड़ेगा? बड़ा वाला, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ई ना। अच्छा ये बताओ करंट किधर से किधर आ रही है? इधर आ रही है ना, तो इधर कौन सा होगा? पॉजिटिव। इधर कौन सा होगा? नेगेटिव। पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है? माइनस। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? माइनस आई आर। यहां तक क्लियर है? अब एक और पढ़ाया है, अगर यहां पे जो करंट है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाए ना, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, और करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसी हो जाए ना, इस केस में वी ए माइनस वी बी कितना होगा? ए से बी आप जा रहे हो, चलिए ए से बी, तो ए से बी करंट इधर जा रही है ना, तो ये प्लस और ये माइनस, तो पहले कौन पड़ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस लिया जाएगा, और करंट इंटू रेजिस्टेंस कैसा लिया जाएगा? प्लस आई आर। अब देखो इस वाले प्रोसेस को और इस वाले प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है? डिस्चार्जिंग प्रोसेस ना, और इसको बोला जाता है चार्जिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है? चार्जिंग प्रोसेस। अच्छा इसमें देखिए करंट बाहर निकल रही है ना, तो बैटरी करंट को क्या कर रही है? डिस्चार्ज। तो जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको V भी लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितने के बराबर है? V के बराबर। और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? V के बराबर। अच्छा ये बताओ V बड़ा है या EMF बड़ा है? EMF बड़ा है ना, और V क्या है? छोटा है। तो EMF बड़ा होता है किससे? V से। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिस्चार्जिंग। और इसमें बाहर वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, और इसका कम होगा, तभी तो इधर करंट जा रही है। तो V बड़ा है और EMF क्या है? छोटा है। इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग प्रोसेस। एक साल पूछ चुका है ये, समझ आ रही ना बात? तो इसको करिए फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? हो गया? अब देखो दो बातें, और अब ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मेन कल ही शुरू करेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और जल्दी जल्दी में उतना फिर अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं हो पाता। ठीक, एक मिनट पहले सुन तो लो। अगर आपके पास एक बैटरी है, वो सॉरी एक सेल है जिसका EMF E है, रेजिस्टेंस कितना है? R है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल R है ना, ये है। तो आपको याद है आपने एक फार्मूला पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V बाई R होता है। तो मैंने आपको क्लोज लूप के लिए बात बताई थी कि यहां पे V की जगह पे क्या है? EMF हो जाएगा क्लोज सर्किट के लिए। ये बस रिलेट करके बता रहा हूं, हालांकि सही नहीं है बताना, लेकिन बस आपको याद रखने के लिए। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EMF, और डिवाइड बाई ये सब रेजिस्टेंस किस में माने जाते हैं? सिंगल लूप है, सीरीज में, तो ये R प्लस क्या हो जाएगा? स्मॉलर। ये हो जाएगा सिंगल के लिए। अब आप देखिए यहीं पे अगर मल्टीपल होता, जैसे मान लेते हैं यहां पे देखिए एक रेजिस्टेंस R, फिर
ऐसे कितने होते? इनफाइनाइट होते। और ये कौन सा होता? कैपिटल आर होता ना। और ये सब आर आर, और ये ईएमएफ 1, ईएमएफ सेम रखो। कितना रखो? सेम रखो ना। अब आप बताइएगा, थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा, आई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे इसके कंपैरिजन? ईएमएफ एक सेल था ना। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ सेल है और सब के सब किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है वैसे ईएमएफ जुड़ जाएगा। और कितने के बराबर हो जाएगा? कितने हैं सेल्स? एन सेल्स है ना। कितने? एन सेल्स है, तो कितना हो जाएगा? एन ना। और अगर अलग अलग होता तो ईएमएफ 1 प्लस ईएमएफ 2 प्लस ईएमएफ 3 ऐसे लिखते। सबका ईएमएफ सेम है, तो सबका सेम है, कितने सेल्स हैं? एन, तो कितना हो जाएगा? एन ईएमएफ। यहां तक क्लियर? अब अगली बात बताइएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अब ईएमएफ तो निपट गया, सबकी जगह पे एक आ गया जिसका ईएमएफ कितने के बराबर है? अगर इस पिक्चर को इसमें बदलना चाहो तो ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है बेसिकली ना। और वो कितने के बराबर होगा? एन एप्सिलॉन के बराबर। नहीं समझ आई बात? डिवाइड बाई क्या होगा? अब सारे रेजिस्टेंसेस का सम आर प्लस कितना होगा बताइए? आर आर स्मॉल आर जुड़ के कितना हो जाएगा? एन आर। समझ आई बात? ये वाला फार्मूला किसका हो गया? करंट का हो गया, जब नंबर ऑफ सेल्स किस में लगे हों? सीरीज। समझ? अगर अलग अलग होता आर तब तो यहां पे क्या होता? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे होता। क्लियर रहेगा? तो बेसिकली आप जानते हैं, एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर इसकी एक पिक्चर बनाते इसके जैसी बनाते तो जानते हैं कैसी बनती? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसके जैसी बनाते तो एक बैटरी आती और एक रजिस्टर आता ना। बैटरी कितने की होती? एन एप्सिलॉन की। और रजिस्टर कितने का होता? एन आर का। और बाहर रेजिस्टेंस कितने के बराबर होता? आर के। देखिए इस पिक्चर में बदल गया कि नहीं? सिंगल सेल में। समझ पा रहे हैं ना? एक और बात यहीं पे कर लेते हैं, तब उसके बाद छापिएगा। एक और फार्मूला पढ़ाया था, अगर अभी जस्ट इसके पहले वाला, इसमें करंट ऐसे निकल रही है ना, तो करंट ऐसे निकल रही है तो ये कौन सा प्रोसेस है? डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? देखिए ना कॉपी में, V इज इक्वल टू EMF माइनस, दोनों याद रहना चाहिए आपको, रटा रहना चाहिए। समझ आ रही ना? अब आप देखिए ये कितने के बराबर? V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। ध्यान से सुनिएगा यार, एक एक चीज फील मैं करा दूंगा, बढ़िया से समझना। समझ आ रही ना? एक आखिरी बात है, 5 मिनट के लिए कंसंट्रेट हो जाइएगा। ये EMF किसके लिए है? डिस्चार्जिंग के लिए। अब आप देखिए इस वाले में करंट ऐसे निकलेगी, इस वाले में करंट ऐसे निकलेगी ना, तो ये भी डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। तो अगर इसका पोटेंशियल निकालना होगा, जैसे ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस में पोटेंशियल का फार्मूला है ना, पोटेंशियल यहां से निकलेगा, तो इस वाले में भी डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा बताइएगा? V। और एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की जगह पे क्या होगा? एन एप्सिलॉन माइनस I। और R की जगह पे क्या होगा? NR। ये फार्मूला होगा। और एक आखिरी बात, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान से सुनिएगा। समझ आ रही ना? मैंने आपको, अगर याद हो, मैंने आपको बताया है ये जो V होता है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो कहां पे होता है? थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा। बाहरी सर्किट में होता है। किसमें होता है? मतलब यहां पे जो ड्रॉप होता है उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। नहीं समझ आ रही बात? यहां पे जो ड्रॉप होता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहां से करंट कितना जा रही है? I। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने के बराबर होता है ना? IR। और यहां पे देखो, खाली मैं आपको रख करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस IR को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा? I कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? तो I इज इक्वल टू, जानते हैं, यही फार्मूला आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इससे पता चलता है ईएमएफ अलग चीज होती है, पोटेंशियल अलग चीज होती है, और दोनों का आंसर अलग अलग आएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन। समझ पा रहे हैं ना? तो इस वाले में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहीं पे देना होता है कि ईएमएफ पूछ रहा है या पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब देखना होता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। समझ आ रही ना? अच्छा, इसमें बताइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? V की जगह पे बाहरी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या लिख सकते हैं? IR। इसको इधर लाइए, और R में कौन सा होगा? कैपिटल R होगा ना। तो यहां पे जब इसको इधर लाएंगे, I कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कैपिटल R प्लस NR, यही वाला आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? इससे क्लियर रहेगा? तो ये दो बातें आप कर लीजिए, इससे आगे देखेंगे कल। ठीक है? ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।